इजी लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में जीन पियाजे के सिद्धांत का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। उस पार्ट 1 में हमने देखा था कि जीन पियाजे ने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए, जीन पियाजे ने कौन कौन से वर्ड दिए, उन शब्दों को जाना और वो शब्द पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम जीन पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इस सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने कितनी अवस्था दी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं दी। तो आपको याद रखना है कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी थी। संख्या भी पूछी जाती है, उन अवस्थाओं का नाम भी पूछा जाता है और वह अवस्था कौन कौन से साल तक होती है ये भी पूछा जाता है और उन अवस्थाओं में क्या क्या विशेषता होती है ये भी पूछा जाता है। इसलिए सिद्धांत को हम बड़ी ही डीप में पढ़ेंगे। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कितनी थी? 4 थी। 4 कौन कौन सी? 1 2 3 4, इनका नाम। अब देखिए, इसके नाम मैंने हिंदी में भी लिखे हुए हैं और इसके नाम मैंने इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके इंग्लिश में ही नाम याद रखें, क्योंकि हिंदी में ही नाम चेंज होते रहते हैं। तो आपको पेपर में जो प्रश्न आएगा उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है अगर ये नाम नहीं मिले तो, इसलिए आप इंग्लिश वाले नाम ही याद रखें। देखिए, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जो 4 अवस्थाएं बताई थी, उनमें पहली अवस्था का नाम था संवेदी प्रेरक अवस्था। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें यह पढ़ना है कि सेंसरी मोटर जो स्टेज है इसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है 0 से लेके 2 वर्ष तक। जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाती है, सेंसर मोटर स्टेज कहलाती है। ये तो पहली अवस्था का नाम है। अभी फिलहाल मैं नाम बता रहा हूँ, विशेषताएं बाद में बताऊंगा। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था का टाइम पीरियड होता है 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक, अर्थात जो बालक की उम्र 2 साल से लेकर 7 वर्ष की होगी वो इस अवस्था के अंदर आ जाएगा। इसके बाद जीन पियाजे ने अपनी तीसरी अवस्था का नाम रखा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट स्टेज की जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद जो चौथी अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका हिंदी में दूसरा नाम होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन आपको इंग्लिश में ही नाम याद रखना है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 7 से लेकर 16 वर्ष। तो देखो, अभी तक केवल हमने अवस्थाओं की संख्या जानी कि 4 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद हमने इन अवस्थाओं के नाम जाने और मैंने आपको विशेषतर ये बताया है कि इन अवस्थाओं के नाम आपको इंग्लिश में याद रखने हैं और नाम याद रखना मस्ट है, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाम से ही पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इन अवस्थाओं के नाम को छोड़ दो, नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो पर नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। दूसरा, इसमें क्या है और याद करना है आपको? टाइम पीरियड याद करना है। फिर इस वाली अवस्था का टाइम पीरियड 0 से 2 है, इस वाली का 2 से 7, इसका 7 से 11, इसका 7 से 16। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जाता है। अब तक जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। चारों अवस्थाओं के नाम याद होने चाहिए। पूछा जाता है जीन पियाजे की कौन सी अवस्था नहीं है, तो 3 तो यहाँ से नाम देगा, चौथा कहीं और से नाम दे देगा। पूछा जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज होता है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो ये भी आपको याद रखना है 7 से 11। तो ये चारों अवस्थाओं के आपके नाम तो याद रखने ही है, साथ में इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से पहली संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। इसको हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। इनका साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सम्मान की नजर से देखा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 16 साल तक अपने बच्चों का निरीक्षण करके अध्ययन किया था। इन्होंने 16 साल तक अपने बच्चों का निरीक्षण करके अध्ययन किया था। इसका मतलब ये है जब से इनके घर में बच्चे पैदा हुए तब से उन पर नज़र रख रहे हैं कि बच्चा कौन से साल में कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। 1 साल में उसने क्या सीखा, 2 साल में उसने क्या सीखा, 4 वर्ष की उम्र में उसकी गतिविधि क्या थी, 12 साल में उसने क्या सीख लिया, 15 साल में उसने क्या सीख लिया।
तो 16 साल तक लगातार अपने बच्चों पर अध्ययन किया, उसके बाद ये सिद्धांत दिया। ऐसा नहीं कि 1 साल कुछ पढ़ लिया और लिख डाला यहाँ पे, ये सिद्धांत नहीं है। 16 साल तक अपने बच्चों के ऊपर अध्ययन किया है इस व्यक्ति ने, उसके बाद ये सिद्धांत दिया है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। अभी ये सिद्धांत आप 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट कर लोगे, लेकिन इस व्यक्ति ने सिद्धांत को देने में 16 साल लगाए हैं और बड़े ही बारीकी से अध्ययन किया है इसका। जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया तो साइकोलॉजी के क्षेत्र में सिद्धांत को बड़े ही सम्मान की तरह से देखा जाता है, और इसी वजह से इस सिद्धांत से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज हम देख लेते हैं सिद्धांत की जो पहली अवस्था है, इसमें जीन पियाजे ने क्या क्या बताया। जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे। अब देखो, पहली अवस्था का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। तो आपको याद रखना है 0 से लेकर जो 2 वर्ष की अवस्था है इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखिए, आपको यह अवस्था समझने से पहले या तो खुद को जन्म से लेकर 2 साल का बच्चा मान लो, या फिर अपने आसपास में देखना जो जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे उनको ऑब्जर्व करना देख लो। अगर जैसे आप उनको ऑब्जर्व करोगे, यह अवस्था की एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना होता है भाई, 0 से 2 वर्ष होता है। अब इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए पढ़ा, संवेदीगामक अवस्था, संवेदनाओं से सीखना, आँख से सीखना, नाक से सीखना, कान से सीखना, जीभ से सीखना, गंध से सीखना, त्वचा से सीखना, ये अपनी संवेदना कहलाती है। इस वजह से इसको संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, और संवेदना को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसर मोटर। तो ये सेंसर मोटर स्टेज कहलाती है। तो आपको ये नाम तो समझ में आ गया होगा। तो इसका टाइम पीरियड रहता है 0 से 2 वर्ष। अब देखते हैं इसमें इस अवस्था की प्रॉपर्टी क्या है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया कौन सी अवस्था की विशेषता है। ये 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसका आंसर है सेंसर मोटर स्टेज। अब ये देख लेते हैं कि यही आंसर इस अवस्था में क्यों है। तो देखो, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया का मतलब ये है कि जब बच्चा के ऊपर आप लाइट डालोगे तो वो आँख मिचका लेगा या फिर चेहरे को इधर कर लेगा, इसको बोलेंगे प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया। कभी आप छोटे बच्चों को देखना, जब वो पैदा होता है उसके 1-2 महीने बाद जब कुछ टाइम निकल जाता है, जब वो 1 माह का हो जाए, 2 माह का हो जाए, या मान लो 4-5 माह का हो जाए, तो आप उसके चेहरे पर टॉर्च से लाइट मारिएगा तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है या अपने चेहरे को इधर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको पता चल रहा है मेरे ऊपर प्रकाश आ रहा है, तो वो प्रतिक्रिया कर रहा है। तो बच्चा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया कब करता है? सेंसरी मोटर स्टेज, अर्थात जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था में। तो ये तो बड़ा सिंपल सा, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है ध्वनि या आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया। जब बच्चा पैदा होता है तब तो आप उसको आवाज़ दो, वो सुनेगा ही नहीं, सुन भी रहा होगा तो प्रतिक्रिया नहीं करेगा। आप बच्चे को आवाज़ दोगे वो सुन लेगा लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम आपने रखा राहुल, अब आप उससे बोलोगे राहुल, तो वैसे अपनी गर्दन थोड़ी घुमा लेगा, नहीं घुमाएगा। लेकिन जब वो बच्चा 1.5 साल का हो जाएगा या लगभग 2 साल का हो जाएगा, तब आप उससे बोलना राहुल, तो अपनी गर्दन भी घुमा लोगे। तो वो बच्चा ध्वनि या आवाज़ के प्रति क्या करने लग गया? प्रतिक्रिया। मतलब एक बच्चा सो रहा है और वो 2 साल का या 1.5 साल का है, आपने उसको उसके नाम से पुकारा, सुमित, राहुल, तो बच्चा अपनी मुंडी ऐसे घुमाता है, इस तरफ घुमाता है, ऊपर घुमाता है, नीचे घुमाता है। जहाँ से उसको आवाज़ आ रही है वो बच्चा उस दिशा में अपनी मुंडी घुमा देता है। इसी को बोलते हैं कि ध्वनि या आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया बालक कब करना सीख जाता है? सेंसर मोटर स्टेज में। जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में बालक इस चीज़ को सीख जाता है। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद अगला है वृत्ति क्रियाएं। क्या होती है वृत्ति क्रियाएं? देखो, वृत्ति क्रिया का मतलब ये होता है ऐसी क्रियाएं जिन्हें बार बार किया जाता है उन्हें वृत्ति क्रियाएं कहा जाता है। ऐसी क्रियाएं जिन्हें बार बार किया जाता है उन्हें वृत्ति क्रियाएं कहा जाता है। जब बालक जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होता है, तो मान लो वो जब 2 वर्ष का है तो टेबल पर बैठा है, तो अपने हाथ को ऐसे करता है, तो वो क्या करता है? बार बार अपने हाथों को बार बार टेबल पर मारेगा, बार बार जमीन पे मारेगा। तो वो एक ही क्रिया को क्या कर रहा है? बार बार कर रहा है। तो वृत्ति क्रियाएं कौन सी अवस्था की विशेषता हो गई? सेंसरी मोटर स्टेज की। आप इसको इस एग्जांपल से भी समझते हो। एक वो झुंझुना टाइप का आता था बचपन में, जिसमें 5-6 के नाम है, लोहे के लगे रहते थे, प्लास्टिक का एक खिलौना आता था, उसके अंदर मोती लगे रहते थे स्टील के। जब आप उसको हिलाते थे तो उसमें छुन 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 की आवाज़ आती थी। तो बालक को जब आप वो खिलौना देते हो तो वो बार बार उसको बजाता है, तो बार बार उसको बजाता है, तो वो उस क्रिया को क्या कर रहा है? बार बार कर रहा है। एक बार हिलाया उस झुंझुने को, 2 बार हिलाया, तो वो लगातार उसको हिलाता रहता है, तो वो वृत्ति क्रियाएं करता है। तो बालक एक ही क्रिया को जब बार बार करता है, उसी क्रिया को बोला जाता है वृत्ति क्रिया है। और ये वृत्ति क्रियाएं कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो ये सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है। आई होप ये भी बड़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा। ये पूछे गए प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है कि एक बालक वृत्ति क्रियाएं करता है, ये किस अवस्था का गुण है? 4 ऑप्शन ये थे, तो ये सेंसर मोटर स्टेज का गुण है। तो आपको समझ में आना चाहिए।
इन शब्दों को, ये तो किताब में भी लिखा मिला है, ये किताब में भी लिखा मिला है ये तो, लेकिन बात ये वहाँ से समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको, ये तो मैंने शॉर्ट की लिखी है इनकी, अगर आपको इनको नोट्स बना के लिखना है तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको एग्जाम्पल से लिख सकते हैं, आपके बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। बोर्ड पे पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं रहती, इस वजह से मैं शॉर्ट की लिख देता हूँ। तो वृत्ति क्रिया मतलब क्या होता है, एक ही क्रिया को बार बार करना, जैसे वो बालक का झुंझुने को बार बार बजाना, एक ही अवस्था है उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज का। इसके बाद अगला गुण देख लेते हैं, कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या कहलाती है अपनी, कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये अपनी ज्ञानेंद्रिया कहलाती है, ये सेंसर कहलाते हैं अपने। तो ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, अपने कान से सीखता है, आँख से सीखता है, नाक से, जीभ से, त्वचा से सीखता है। आँख से किसे सीखता है, उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला, आँख निचली, तो उसको पता चल गया प्रकाश आते ही आँख निचली, क्योंकि आँखों में कुछ होता है जब प्रकाश डालते हो तो। और कान, आपने उसको आवाज़ दी तो वो ध्वनि सुनता है, तो वो कान से भी कुछ ना कुछ सीख रहा है कि भाई ध्वनि ऐसी होती है। नाक, जब बालक को ऐसे स्थान पर ले जाओ जहाँ पर बदबू आती है और जहाँ पर खुशबू आती है, तो वो गंध का अनुभव कर लेता है कि यहाँ पे बेकार बदबू आ रही है, यहाँ पर अच्छी बदबू आ रही है, तो वो अपनी ज्ञान इंद्रिय जो नाक है इससे भी सीख रहा है। जीभ, बालक को मीठी चीज़ खिलाओ, बालक को कड़वी चीज़ खिलाओ, वो समझ जाता है कड़वी कौन सी मीठी कौन सी है, तो उसमें जीभ, स्वाद का अनुभव हो जाता है इस अवस्था में। तो अच्छा, गर्म चीज़ बालक के टच कर दो, ठंडी चीज़ बालक के टच कर दो। अब ये गर्म चीज़ आप बालक के टच करो वो रोने लग जाएगा, जब ठंडी चीज़ टच करोगे तो वो हाथ को अपने पीछे कर लेगा। तो त्वचा से भी बालक सीखता है। तो कह सकते हैं हम कि सेंसरी मोटर स्टेज में बालक कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा और ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 8 बार पूछा गया प्रश्न, ये अलग अलग परीक्षाओं में 8 बार पूछा गया प्रश्न है जहाँ तक मैंने देखा है। बाकी के पेपर में भी कई बार पूछा गया होगा, लेकिन 8 बार तो मैंने इस प्रश्न को कई सारी परीक्षाओं में देख लिया जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित होती है। वस्तु स्थायित्व का गुण, जिसको इंग्लिश में मैंने इसके नाम लिख दिया, क्योंकि कई बार इंग्लिश में भी लिखा आता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है, वस्तु स्थायित्व के गुण की आप परिभाषा लिख लीजिए कि जब, देखिए पहले मैं समझा देता हूँ वस्तु स्थायित्व क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये खिलौना है, ये क्या है, एक खिलौना है, मान लीजिए एक घोड़े वाला खिलौना है, प्लास्टिक का घोड़ा है। अब एक बालक है ना, जब 6 महीने का होता है या 1 साल का होता है, तो मुझसे बोलता हूँ कि देख ये घोड़े का खिलौना रहा, तो वो बोलता है मेरे को दो, मांगता है इशारे से कि मुझे खिलौना दे दो, तो मैं उसको खिलौना दे दूँगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या करता हूँ, मैं ये खिलौना उससे ले लेता हूँ और ये खिलौना मैं अपने पीठ के पीछे छुपा लेता हूँ। फिर वो बालक मुझसे खिलौना मांगता है कि मुझे खिलौना दो, इशारों से मांगेगा वो, तो मैं उससे बोलता हूँ भाई वो खिलौना तो भूत ले गया। मैं उस बच्चे से बोलूँगा वो खिलौना तो भूत ले गया या वो खिलौना तो गायब हो गया, अब वो खिलौना तुझे नहीं मिलेगा। तो वो बालक क्या करता है, बात मान लेता है कि भाई भूत ही ले गया होगा खिलौने को या वो खिलौना गायब हो गया होगा, तो वो बालक ज़्यादा जिद नहीं करता। लेकिन जब बालक 2 साल का हो जाता है, जब बालक 2 साल का हो जाता है, तब आप उसको ये खिलौना दे दो घोड़े का और उससे वापस ये खिलौना छीन लो और इस खिलौने को अपनी पीठ के पीछे छुपा लो। अब जब बालक बोलकर या इशारों से वो खिलौना आपसे मांगेगा कि पापा को मुझे खिलौना दे दो, अगर आपने उससे ये बोला कि नहीं वो खिलौना तो भूत ले गया और बच्चे ने देख लिया कि वो खिलौना आपने पीठ के पीछे छुपा रखा है, तो वो क्या करेगा, आपकी बात तो सुन लेगा लेकिन धीरे से आपकी पीठ के पास आएगा और बोलेगा कि ये रहा खिलौना, इस खिलौने को हाथ में ले लेगा और बोलेगा ये खिलौना। मतलब आप अब उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उसके सामने चीज़ों को छुपाकर अगर आप बोल दो कि इसको तो सोनपरी ले गई, इसको तो शक्तिमान ले गया, तो बालक इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, वो पीछे आएगा जहाँ पे आपने खिलौना छुपा रखा है और उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो छुपी हुई चीज़ को, बालक के सामने छुपाई गई चीज़ को जब वो ढूंढने का प्रयास कर लेता है, इसको ही बोला जाता है वस्तु स्थायित्व का गुण। ध्यान रखें, बालक के सामने कोई वस्तु छुपाई जा रही हो तभी ये गुण काम करेगा। मैंने ये जो खिलौना था बालक के सामने अपनी पीठ के पीछे छुपाया, उसके बाद उससे बोला कि इस खिलौने को तो शक्तिमान ले गया, तो बालक ने क्या करा, वो घूमकर मेरी पीठ के पीछे आया और बोला कि पापा खिलौना तो ये रहा। तो वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि बच्चे के सामने आपने कोई वस्तु या कोई खिलौना छुपा दिया, उसके बाद वो बच्चा आपकी छुपाई गई जगह पर अगर बोलता है कि पापा या मम्मी खिलौना तो ये रहा, इसको ही बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। बच्चे के सामने छुपाई गई चीज़ को बच्चा ढूंढकर बताता है कि ये रही वो चीज़, यही गुण कहलाता है वस्तु स्थायित्व गुण। तो वस्तु स्थायित्व गुण सेंसर मोटर स्टेज की विशेषता है, जिसका कार्यकाल होता है 0 से 2 वर्ष। अब देखिए, बच्चा पैदा होते ही वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं आएगा उसमें, कि कोई बच्चा पैदा हो गया उससे बोल दो सोनपरी ले गई तो उसमें ये गुण भी नहीं आया। ये गुण धीरे धीरे विकसित होता है, लेकिन 2 साल तक बच्चे में ये गुण विकसित हो जाता है। इस वजह से ही इस गुण को सेंसरी मोटर स्टेज में डाला गया है।
आई होप आपको वस्तु स्थायित्व अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगली ओर चलते हैं, वस्तु संयोजन का गुण। वस्तु संयोजन, जिस प्रकार से वस्तु स्थायित्व का मतलब जाना था उसी प्रकार से हम जानेंगे कि वस्तु संयोजन क्या होता है। वस्तु संयोजन का मतलब होता है, वस्तु मतलब कोई भी थिंग, खिलौना, कोई भी वस्तु हो सकती है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो चीज़ों को जोड़ने का गुण किसमें पाया जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। अब देख लेते हैं चीज़ों को जोड़ने का गुण कैसे। मान लो कोई सरल आकृति के खिलौने हैं। सरल आकृति के खिलौने मतलब जैसे ये एक खिलौना है, मान लीजिए यहाँ पर एक बेंडिंग पॉइंट है जहाँ से ये मुड़ जाता है, उसके बाद ये सीधा हो जाता है। जैसे खिलौना ऐसा था कि ये ऐसे भी रहता है और ये ऐसे भी हो जाता है, तो ये सरल आकृति का खिलौना है। जब आप बालक को इस खिलौने को दोगे तो वह इस खिलौने को यूँ भी कर देगा और यूँ भी कर देगा, मतलब इस खिलौने को करके थोड़ा सा तोड़ भी देगा और इस खिलौने को वापस करके उस आकृति में वापस जोड़ भी देगा। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण, लेकिन वस्तु संयोजन का गुण। लेकिन ध्यान रखिए, बालक को आप सरल आकृति के खिलौने दोगे, कोई ऐसा खतरनाक खिलौना मत दे देना जिसको 4-5 जगह से जोड़ के, क्योंकि इतना दिमाग नहीं बालक में 2 साल की उम्र में कि वो डिफ़िकल्ट यानी कठिन प्रकार का जो खिलौना है उसको 4-5 जगह से जोड़ना है तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने बोला है वस्तु संयोजन के गुण में आप लिखिए, सरल आकृति के खिलौनों को बालक आसानी से जोड़ लेता है, तोड़ मरोड़ लेता है, उसको ही बोलते हैं वस्तु संयोजन का गुण। यहाँ पर जो खिलौने होंगे वो सरल आकृति के होंगे, आसानी से मुड़ जाएंगे, आसानी से जुड़ जाएंगे। तो ये वस्तु संयोजन भी आपका खत्म हो गया और आई होप ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, अनुक्रिया परिणाम में संबंध का ज्ञान। इस अवस्था में बालक को अनुक्रिया व परिणाम में संबंध का ज्ञान हो जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है कि अनुक्रिया व परिणाम में संबंध का ज्ञान बालक को किस अवस्था में हो जाता है? 4 ऑप्शन यही थे, तो इसका आंसर है सेंसरी मोटर स्टेज। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे हाइफन का चिन्ह लगा दीजिए, अनुक्रिया परिणाम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, आप हाइफन का निशान लगाइए। अब देखिए आप इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब समझते हैं। मैंने आपको बताया था अनुक्रिया मतलब कोई बालक क्रिया कर रहा है, परिणाम मतलब ये कि उससे जो रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उसको परिणाम बोलेंगे। तो इसके बीच बालक क्या है, संबंध स्थापित कर लेता है। अब देखते हैं कैसे। मैंने वो झुंझुना वाला एग्जाम्पल आपको बताया था कि बालक को आप एक झुंझुना दे दीजिए। अब मान लीजिए अभी मेरे पास फिलहाल झुंझुना नहीं है, तो आप इस मार्कर को झुंझुना समझिए। सपोज इमेजिंग पावर तो आपकी अच्छी है, जब आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप में अमूर्त चिंतन तो होगा, तो आप इसको झुंझुना समझ लीजिए अभी। तो समझिए मेरे हाथ में एक झुंझुना है। अब बालक जब इस झुंझुने को पकड़ता है तो वो झुंझुने को हिलाता है, जब वो झुंझुने को हिलाता है तो उसमें कैसी आवाज़ आती है, छन 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 छन। तो बालक जब इस झुंझुने को हिला रहा है तो उसमें छन छन की आवाज़ आती है। तो बालक को समझ में आ जाता है कि यार जब मैं इस झुंझुने को हिला रहा हूँ तो उसमें छन छन की आवाज़ आती है। और बालक बोलता है कि जब मैं झुंझुने को नहीं हिलाता, मतलब रख देता हूँ, तो उसमें छन छन की आवाज़ नहीं आती। बालक फिर इसको पकड़ता है, वापस से झुंझुने को हिलाता है, इसमें फिर छन छन की आवाज़ आती है। तो बालक अनुक्रिया व परिणाम में संबंध स्थापित कर लेता है। कैसे? देखो, अनुक्रिया, इस झुंझुने को बार बार हिलाना, बालक समझ गया कि जो मैं कर रहा हूँ ये झुंझुने को हिला रहा हूँ। परिणाम, उससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो बालक को पता चल गया कि जब मैं झुंझुने को हिला रहा हूँ तो ध्वनि आ रही है, झुंझुने को हिला रहा हूँ मतलब अनुक्रिया कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है मतलब परिणाम आ रहा है। तो वह अनुक्रिया और परिणाम में संबंध स्थापित कर चुका है। उसको ये ज्ञान हो गया कि मैं ऐसा करूँगा, ये वाली अनुक्रिया करूँगा तो आवाज़ आएगी, मतलब मैं कोई अनुक्रिया करूँगा तो परिणाम आएगा, झुंझुना हिलाऊंगा तो आवाज़ आएगी। तो अनुक्रिया व परिणाम में बालक ने क्या स्थापित कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया, उसको इस चीज़ का पता चल गया। इसलिए बोला जाता है कि अनुक्रिया व परिणाम में संबंध का बालक को ज्ञान किस अवस्था में हो जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में हो जाता है। इसके बाद अब हम अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी, असहाय जीव से गतिशील जीव बनता है। असहाय जीव से गतिशील जीव बनता है, इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो बेचारा चुपचाप एक जगह पर ही लेटा रहता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बेचारा चुपचाप एक ही जगह पर लेटा होता है। लेकिन जब बच्चा 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, 5 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों का विकास होता है, उसके हाथ पैरों का विकास होता है, उसकी हाथ पैरों में गति आती है, बालक घुटने के बल चलता है, बालक सहारा लेकर बैठता है, बालक सहारा लेकर खड़े होता है और एक दिन बालक चलने भी लग जाता है। तो पहले बालक असहाय था, पहले बालक क्या था, असहाय, बिल्कुल पड़ा हुआ है जहाँ पर। धीरे धीरे वो गतिशील होने लग जाता है, अपने हाथ पैरों को हिलाता है, चलने लगता है, बैठने लगता है, गति करने लगता है। इसलिए बोला गया है कि असहाय जीव से गतिशील जीव बनता है। यह गुण किस अवस्था का है, तो यह गुण है संवेदी प्रेरक अवस्था का, सेंसरी मोटर स्टेज का। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाकी गुणों पर भी चर्चा करते हैं। अब देखिए अगला गुण, इस अवस्था में बच्चे में हंसने रोने की प्रवृत्ति विकसित होती है। आपने देखा होगा
कि जब बच्चा पैदा ही होता है रोना तो तब से चालू कर देता है। बच्चा पैदा हुआ उसके 4-5 सेकंड 1 मिनट बाद बच्चा रोने लग जाता है। रोने भी क्यों लग जाता है वो भी बताता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो रोने लगता है तो रोने से क्या होता है, उसकी श्वसन यानी सांस लेने की जो गति है ना वो तेज़ हो जाती है और उसके फेफड़ों में हवा ज़्यादा चली जाती है, तो बालक को सांस लेने में आसानी होती है। क्योंकि जस्ट वो पैदा ही हुआ है, पहले वो पेट के अंदर सांस ले रहा था, अब वो वातावरण में बाहर आ गया ना दुनिया में, तो उसको वहाँ सांस लेनी है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है उसके फेफड़ों में हवा भर जाती है और बालक को सांस लेने में आसानी होती है। तो बालक जन्म पैदा होते ही तो रोता है ना बालक, तो वो 0 से 2 की अवस्था में आता गया। अब देखिए हंसने की बात रही, अब पैदा होते ही तो बालक हंसेगा नहीं, 1-2 बालक कोई एक्सेप्शन में हो तो बात अलग है। मैंने तो कोई बच्चा पैदा होते हंसते नहीं देखा, लेकिन जब वो बालक 6 महीने का हो जाए या 1 साल का हो जाए तो आप अटपटे मुंह बनाओ उसकी तरफ, अपनी शक्ल को जितना बिगाड़ के उसको हंसाओगे तो बालक थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा देगा आपकी तरफ, हल्का हल्का सा स्माइल देना चालू कर देगा। तो बालक में इस अवस्था में क्या होता है, हंसने और रोने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो इस अवस्था में बच्चे में हंसने रोने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। रोने की प्रवृत्ति तो बचपन से हो जाती है और 6 महीने में या 1 साल में बालक थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना आपकी तरफ चालू कर देता है। अब भैया मुंह को फाड़ फाड़ के नहीं हंसेगा, जोर जोर से, बिल्कुल धीरे धीरे हल्की सी स्माइल देगा आपकी तरफ, उसको भी हंसना मान लेना। हल्के से होठों को खोल ले तो वो भी हंसना माना जाएगा, ठीक है। तो बालक में इस अवस्था में हंसने रोने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं, वस्तु को मुंह में डालता है, अंगूठा चूसता है। ये तो बड़ा सिंपल है। जब बालक जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, अंगूठे को चूसता है, अपनी माँ का दूध पीता है, इस वजह से उसमें चूसने का गुण विकसित हो जाता है। तो बच्चा अपनी माँ का दूध भी पीता है और अंगूठे को भी चूसता है। और उसको कोई भी चीज़ दीजिए आप, 2 साल के बालक को मार कर दे दो मुँह में डाल लेगा वो, 2 साल के बालक को कांटा दे दो वो कांटा भी मुँह में डाल लेगा। तभी तो बोलते हैं बचपन में, जैसे मैं चोक खाया करता था, जब मैं 2 साल का था तो मैं चोक खाया करता था, तो मम्मी मारती थी तो वो चोक खाने की आदत छूट गई। लेकिन यह है कि 2 साल में जब बालक है किसी भी चीज़ को वो मुंह में डालना सीख जाता है, उसके हाथ में कुछ भी दे दो वो मुंह में डालेगा, खाने की चीज़ दो तब भी मुंह में डालेगा, और कुछ प्लास्टिक की लोहे की कुछ भी चीज़ दे दो वो उसको मुंह में डालेगा। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में डालने का जो गुण रहता है वो कौन सी अवस्था में रहता है, सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, लाइन लिख लीजिए, ये सीटेड, DSSB और रीट में आ चुका है। बालक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कौन सी अवस्था में करता है? 4 ऑप्शन यही थे, तो संवेदी प्रेरक अवस्था में करता है। इसका दूसरा नाम भी लिखिए आप, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है या उद्देश्य निर्देशित व्यवहार करता है। लक्ष्य को कभी कभी उद्देश्य भी बोल देते हैं, दोनों में अंतर होता है। जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा लक्ष्य में क्या अंतर होता है, उद्देश्य में क्या अंतर होता है, लेकिन फिलहाल आप इसके दोनों नाम याद रखिए। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है और उद्देश्य निर्देशित व्यवहार करता है। बालक किस अवस्था में? संवेदी प्रेरक अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज में। अब देख लेते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या। वही बालक को झुंझुना दे दिया, बालक को पता चल गया कि इसको ऐसे करने से छन छन की आवाज़ आती है, तो जब भी उसको वो झुंझुना दिखेगा वो झुंझुने को देखेगा, उठाएगा और बजाना चालू कर देगा। क्योंकि जैसे ही उसने झुंझुने को देखा उसको अपना लक्ष्य दिख गया, उसको पता चल गया मुझे झुंझुना हिलाना है, मुझे आवाज़ आएगी, तो वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर रहा है। बालक को मान लो मम्मी के पास जाना है, बालक को मम्मी के पास जाना है, उसकी माँ उससे दूर चली गई। अब बालक चाहता है मेरी माँ मेरे पास आ जाए, तो वो क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है, किलकारियाँ मारना चालू कर देता है। तो भगी भगी उसकी मम्मी उसके पास आती है, अरे मेरा राजा बेटा मत रो, मेरा राजा बेटा मत रो। तो देखो बालक ने क्या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किया कि उसका उद्देश्य था मेरी माँ को बुला लूँ, तो उसने व्यवहार क्या किया, रोना स्टार्ट कर दिया और उसकी माँ उसके पास दौड़ी दौड़ी चली आई। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। इसको बोलते हैं उद्देश्य निर्देशित व्यवहार भी करता है। इसके अलावा एक और ये है, सबसे पहला बिंब या चिंतन 18 से 24 माह में होता है। ये DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है कि बालक में सबसे पहला बिंब मतलब इमेज, सिंबल, चिंतन किस माह में होता है? 18 से 24 माह में होता है। ये याद रखिएगा, ये इस अवस्था की विशेषता है। बिंब का मतलब आप इसे समझ सकते हो कि जब बालक पैदा होता है तो अपनी माँ के पास ज़्यादा रहता है, माँ उसको अपना दूध भी पिलाती है, माँ उससे बहुत प्यार भी करती है, माँ उसको बहुत खिलाती भी है। तो बालक क्या करता है, माँ को देखता ही रहता है। और 2 वर्ष तक आते आते यानी 18 से 1.5 साल से लेकर 2 साल तक कि बालक के मन में अपनी माँ की तस्वीर बनना चालू हो जाती है कि मेरी माँ ऐसी दिखती है। जब उसकी माँ उसके सामने नहीं होगी तो वो देखना चालू कर देगा मेरी माँ ऐसी होती है, तो वो किसी को भी देखेगा तो उसमें उसको उसकी माँ नज़र आती है। तो क्या होता है, इस बालक में सबसे पहला बिंब या चिंतन कब होता है? 18 से 24 माह में होता है। आई होप आपको सेंसरी मोटर स्टेज की ये सारी विशेषताएं समझ में आई होगी। ये एक एक विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये केवल इस ही अवस्था की सारी विशेषताएं। आपको इसी प्रकार बाकी की जो 3 अवस्थाएं इनकी भी विशेषताएं पढ़नी है और भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक प्रश्न यहाँ से इसलिए आता है
क्योंकि जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत वास्ट है, बहुत विस्तृत है। आपको सही से पढ़ना है, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। इतना पढ़ लेंगे कि इनमें से बाहर एक भी नहीं आएगा, इनमें से बाहर एक भी नहीं आएगा। लेकिन आप इन सभी अवस्थाओं को पढ़ लेना। इसके बाद हम एक चीज़ और पूछी जाती है कि सेंसरी मोटर स्टेज है, इसके उपभाग कितने होते हैं, इसके सब पार्ट कितने होते हैं, इसको कितने और भागों में बांटा गया है। तो देखिए मैं वो भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जब अपन इस पार्ट को पूरा पढ़ रहे हैं तो उसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके उपभाग में से MP वर्ग 2 में और MP वर्ग 1 में भरपूर क्वेश्चन थे। MP वर्ग 2 में और MP वर्ग 1 में भरपूर क्वेश्चन से इसके उपभाग में से। तो आपको इसके उपभागों की संख्या भी याद रखनी पड़ेगी, आपको इसके उपभागों की जो नाम है वो भी याद रखने पड़ेंगे, और उनका जो टाइम पीरियड है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके उपभाग कौन कौन से हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज के मैंने आपके उपभागों की बात की थी। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज के उपभाग भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी हम छोड़ नहीं सकते। तो सेंसरी मोटर स्टेज की हमने सारी विशेषताएं पढ़ ली कि इस स्टेज में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। बस अब हमें इसमें छोटा सा पार्ट ये पढ़ना है कि इस स्टेज को जीन पियाजे ने कितने पार्टों में बांटा। तो आपको ध्यान रखना है इस स्टेज को जीन पियाजे ने 6 पार्ट में बांटा, 1 2 3 4 5 6। मैं चाहता तो उसके नाम हिंदी में लिख सकता था, लेकिन वही दिक्कत कि हिंदी में इनके नाम बदलते रहते हैं, और जिनके नाम बदलेंगे मैं उनके नाम हिंदी में याद करने की आपको सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि शुरुआत में मुझसे भी ऐसी गलती होती थी। तो मैंने वो अपनी गलती सुधारी है, तो इस वजह से मैंने इनके नाम इंग्लिश में लिखे हैं, और इंग्लिश के नाम चेंज नहीं होते। आप इंग्लिश वाला ऑप्शन देख लोगे, क्योंकि पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन मिलेंगे, आप सही करके आ जाओगे। तो आपको याद रखना है जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई। 4 अवस्था में जो पहली अवस्था थी सेंसर मोटर स्टेज, इसके कितने उपभाग है, कितने सब पार्ट है, तो 6 के 6 सब पार्टों को आपके नाम याद रखने हैं। पहला कहलाता है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है 0 से 1 माह। दूसरा कहलाता है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर, इसका टाइम पीरियड कितना है 1 से लेकर 4 माह। तीसरी स्टेज है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर, इसका टाइम पीरियड कितना है 4 से 8 माह। चौथी स्टेज है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, तो इसका टाइम पीरियड है 8 से 12 माह। पांचवी स्टेज का नाम है स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर, इसका टाइम पीरियड है 12 से 18 माह। और लास्ट है स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन, और इसका टाइम पीरियड है 18 से 24 माह। एक बार में पढ़ने से आपको इस स्टूडियो के नाम याद नहीं होंगे, इस वाली के नाम, लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ, आपको ये 6 के 6 स्टूडियो के नाम याद हो जाएंगे। देखो पहली वाली जो है ना उसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट एक्टिविटी। रिफ्लेक्ट एक्टिविटी देखिए इसके अंदर क्या होता है, इतना डीप में नहीं पूछेगा पर फिर भी बता देता हूँ। रिफ्लेक्ट एक्टिविटी यही होता है प्रकाश के प्रति बालक प्रतिक्रिया कर देगा, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया कर देगा, गंध के प्रति प्रतिक्रिया कर देगा, ये रिफ्लेक्ट एक्टिविटी कहलाता है। इसके बाद जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर। इसके बाद जो अवस्था आएगी तो प्राइमरी के बाद क्या था सेकेंडरी, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सर्कुलर। और चौथी जो अवस्था है उसमें आपको स्कीमेटा शब्द मिलेगा। पाँचवीं जो अवस्था है उसमें आपको टर्सरी सर्कुलर मिलेगा, और जो छठी अवस्था है उसमें इन्वेंशन शब्द मिलेगा, मतलब मेंटली इन्वेंशन शब्द मिलेगा। तो इन छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आप इन 6 की 6 अवस्थाओं को याद कर सकते हैं। देखो पहला शब्द क्या मिलेगा, पहली अवस्था में रिफ्लेक्ट एक्टिविटी, दूसरी में मिलेगा प्राइमरी सर्कुलर, तीसरी में मिलेगा सेकेंडरी सर्कुलर, और चौथी में मिलेगा सेकेंडरी स्कीमेटा, पांचवी में मिलेगा टर्सरी सर्कुलर, और छठवीं अवस्था में मिलेगा मेंटल इन्वेंशन। तो देखिए पहली में रिफ्लेक्स एक्टिविटी शब्द मिला, दूसरी में प्राइमरी सर्कुलर मिला, तीसरी में सेकेंडरी सर्कुलर मिला, चौथी में सेकेंडरी स्कीमेटा मिला, पांचवी में टर्सरी सर्कुलर मिला, छठवीं में इन्वेंशन मिला, और ये मेंटल मिला। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। पूरे पूरे नाम याद ना हो तो कीवर्ड से याद रख सकते हो। स्टेज आपको क्रम के अनुसार याद रखनी है। MP वर्ग 3 में तो इस अवस्था का नाम देकर उसका टाइम पीरियड भी पूछा गया था। MP वर्ग 2 में तो इस अवस्था का नाम देकर इसका टाइम पीरियड भी पूछा गया था। तो इस लेवल के पेपर आते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ स्किप कर दी या कोई भी चीज़ छोड़ दी तो 1 नंबर गवा बैठोगे। पूरा जीन पियाजे पढ़ लो और ये पढ़ के मत जाओ और यहीं से प्रश्न आ गया तो आप कैसे कर पाओगे फिर। इसलिए आपको इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ना है, इसको भी पढ़कर ही जाना है। अगर आपने अब तक इसको नहीं पढ़ा तो इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, इसका टाइम पीरियड भी लिख लीजिए। अब देखिए इन जो 6 पार्ट में जीन पियाजे ने बांटा, अब मैंने इससे पहले बोर्ड पर जितनी भी विशेषताएं बताई थी इस अवस्था की,
कि बालक प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, वस्तु स्थायित्व का गुण है, वस्तु संयोजन का गुण है, आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा से सीख रहा है बालक, अनुक्रिया व परिणाम में संबंध स्थापित कर पा रहा है बालक। इस प्रकार की जो सारी चीज़ें बताई थी वो इन अवस्थाओं में अलग अलग पाई जाएगी। जैसे मान लो प्रकाश के प्रति अभिक्रिया यहाँ कर रहा है, 18 से 24 माह में बालक पहला चिंतन यहाँ करता है, वस्तु स्थायित्व का गुण भी इसमें पाया जाता है। लेकिन वो इतना डीप में नहीं पूछेगा कि इस अवस्था की विशेषता क्या है, इस वाली की नहीं, वो तो इसकी पूछेगा। तो आपको वो सारी जो अवस्था है उसका आंसर क्या करना है, सेंसरी मोटर स्टेज। आई होप जीन पियाजे की पहली अवस्था आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कल की मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो अगर आपको आपके काम का लगा और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने मुझे देखा और मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।